नमस्कार बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र विषय का अध्यापन करेंगे। इकाई 17 विकास की समझ। आपके विचार में विकास क्या है और उसमें क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए। विकास की धारणा व्यापक है और इसके बारे में कई मतभेद होते हैं। इसका एक जैसा अर्थ निकालना कठिन है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग अलग हैं। प्रायः व्यक्ति आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति को ही अपना विकास मानता है, परंतु हम चाहते हैं कि सबका विकास बेहतर हो। वे कौन से उपाय हैं जिनसे सभी लोगों में समृद्धि आए तथा वे सुखी जीवन जी सके। इसमें कई मतभेद सामने आते हैं। इसका हल कैसे निकालें, इस दिशा में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, इस अध्याय में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। विकास का क्या अर्थ है। विकास देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि के वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर के सुधार के लिए अपनाए जाते हैं। विकास विभिन्न लोगों की दृष्टि से। इस तालिका में कुछ लोगों की आकांक्षाएं दर्शाई गई हैं। इनमें वे व्यक्तिगत विकास के बारे में क्या सोचते हैं की कल्पना की गई है। ये उदाहरण मात्र है, हो सकता है कि इनमें और भी लक्ष्य हो। आप इस सूची में शामिल लोगों की संभावनाएं, आकांक्षाओं का अनुमान लगाते हुए तालिका को देखें। पहला, दिहाड़ी मजदूर। इसके विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं। दिहाड़ी मजदूर सोचता है वर्ष भर काम, बेहतर मजदूरी, बच्चों के लिए शिक्षा। उद्योगपति सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, सड़क, बिजली की व्यवस्था, शांतिपूर्ण वातावरण। कॉलेज की छात्रा शिक्षा के बेहतर अवसर, रोजगार के अवसर, लड़कों के समान स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। एक शिक्षित बेरोजगार जैसे इंजीनियर, रोजगार के अवसर, आवास की सुविधा। महिला खेत मजदूर, अच्छी मजदूरी, सुरक्षा, साल भर रोजगार व स्वास्थ्य सेवाएं। इसी प्रकार आप स्वयं, आपकी कुछ इच्छा होगी, आपकी कुछ सुविधाएं का आप भी सोचते होंगे। छोटा किसान, शिक्षक, गांव का सरपंच, ऐसे अनेक लोग हैं और सभी लोगों की अलग अलग मानसिकताएं हैं अपनी सुविधाओं को लेकर, अपने विकास को लेकर। प्रायः सभी लोग उन चीज़ों की आकांक्षा रखते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये आकांक्षाएं कई तरह की हैं। आपने देखा कि कॉलेज की छात्रा शिक्षा के बेहतर अवसर एवं रोजगार की सुविधाओं की अतिरिक्त स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को आवश्यक समझती हैं। वहीं कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। उद्योगपति अपने उत्पादन को अधिक लाभ पर बेचना चाहता है। वहीं वहीं दिहाड़ी मजदूर सम्मानजनक मजदूरी के साथ साल भर काम मिलने की उम्मीद करता है। वह चाहता है कि उसके बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी न करना पड़े। कभी कभी इस तरह की आकांक्षाओं में परस्पर विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करके अफसर बनने की उम्मीद रखती है, हो सकता है कि उसके अभिभावक को यह पसंद न हो। इसी प्रकार एक उद्योगपति अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना चाहता है। वहीं वहीं एक उपभोक्ता की इच्छा अच्छी एवं सस्ती वस्तुएं प्राप्त करने की होती हैं।
उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने व परिवार के विकास के हितों की रक्षा हेतु कई प्रकार की आकांक्षाएं रखता है। परंतु क्या आप सोच सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र के सभी लोगों के विकास की बात की जाए तो यह उन लोगों के व्यक्तिगत विचारों से अलग होती हैं। जब हम सभी लोगों के हित या सार्वजनिक हित की बात करते हैं तो हमें कुछ और विशेष ज़रूरतों पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए, विद्यालयों की स्थापना से गांव शहर के अधिकांश लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है जो पहले नहीं मिल पा रहा था। इन सुविधाओं की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। इससे सभी लोगों तक इस सुविधा की पहुंच सुनिश्चित होती है और सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा स्वच्छता आदि शामिल है, जो सबके हितों के लिए होते हैं। सार्वजनिक हितों को समझने का प्रयास करें। कोई एक गांव है। उस गांव में आने जाने के लिए एक पगडंडी थी। सामान्य दिनों में आवागमन में कोई खास परेशानियां नहीं होती थी, परंतु बारिश के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील होकर बंद हो जाता था। इस कारण वहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कुछ लोगों को विचार आया कि क्यों न इस पगडंडी की जगह पक्की सड़क बना दी जाए। इस पगडंडी से लगी हुई जमीन के कुछ भूस्वामी पक्की सड़क बनाने हेतु अपनी जमीन देने को तैयार हो गए, पर वहीं कुछ लोग इससे इनकार कर दिया। जब इस मुद्दे पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और विस्तृत चर्चा की गई, तो अंततः सभी भूस्वामी सार्वजनिक हित को देखते हुए अपनी भूमि देने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार सड़क बनने के सभी लोगों को इसका लाभ मिल गया। विकास की योजनाओं में विरोधाभास। क्या विकास के लिए उद्योग और खदान आवश्यक हैं? उद्योगपति लाभ कमाने के उद्देश्य से खनिजों के उत्खनन व कल कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता देते हैं। उनका तर्क है कि जब किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना होगी तो उसके आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे एवं अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा। लेकिन दूसरी ओर उद्योगों की स्थापना व खनिजों के उत्खनन हेतु अधिक मात्रा में भूमि की अधिग्रहण किया जाता है, जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित होते हैं। उन्हें विस्थापन हेतु मजबूर होना पड़ता है। पुनर्वास की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। उन्हें अपनी संस्कृति एवं आजीविका से बेदखल होना पड़ता है। इस प्रकार जंगल में रहने वाले इन आदिवासी समाज के लोगों को अपनी संस्कृति एवं आजीविका से बेदखल होना पड़ता है। इस प्रकार समाज में विरोधाभास एवं टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती हैं। उड़ीसा में कोयला, बॉक्साइट व लौह अयस्कों की अधिकता है। इस कारण राज्य में लगभग 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है। इससे वहां के निवासियों को अपनी भूमि से विस्थापित होने का भय सता रहा है। विगत वर्षों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना से उनकी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जो वहां आसपास रहने वाले के लिए हानिकारक होगा। इस कारण भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के निर्देश भी दिए हैं। शहरों से प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरे को उठाकर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है, जिससे वहां का वातावरण और जल प्रदूषण होता है। जबकि बहुत कम खर्चे पर इस कचरे से ये आप देख रहे हैं शहरी इलाकों में
प्रदूषण। आप देखें ये कचरे, बहुत कम खर्चे से इन कचरे से विद्युत उत्पादन, खाद आदि उत्पादन किए जा सकते हैं और कचरे के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। सिंचाई हेतु जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध के निचले इलाके के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वहीं बांध के ऊपर वाले क्षेत्र में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। अतः राज्य से अपेक्षा है कि वह सबके हित में पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करे। प्रति व्यक्ति आय, आय एवं अन्य लक्ष्य। पिछले तालिका का यदि हम अवलोकन करें तो इनमें से अधिकांश का लक्ष्य अंततः अधिक आय प्राप्त करना ही है, जैसे कि मजदूर बेहतर मजदूरी, उद्योगपति अधिक लाभ, कॉलेज की छात्रा एवं बेरोजगार इंजीनियर रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त कर अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। आय प्राप्त करने से ही वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, अतः उनका जीवन स्तर उठेगा। वास्तव में आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों की और भी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ वह बराबरी का व्यवहार तथा स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है। प्राय लोग सुरक्षा को भी एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं, क्योंकि असुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। यहाँ सुरक्षा से तात्पर्य भय मुक्त समाज, भेदभाव रहित व्यवहार तथा वंचित वर्गों के लिए समाज का विशेष संरक्षण एवं अवसरों की उपलब्धता है। हर व्यक्ति रोजगार के साथ साथ यह भी आशा रखता है कि उसके रोजगार में स्थायित्व हो तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा, आवास, पेयजल, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा उसके बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। इसके अभाव में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तथा उसका विकास भी अवरुद्ध होता है। आय के मापदंड और आय का वितरण। आइए अब हम चर्चा करें कि देश के लिए कौन कौन से विकास के सूचक होने चाहिए। देश के विकास हेतु राष्ट्रीय आय को एक प्रमुख सूचक माना जा सकता है। इस आय का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति में किया जाता है। इसे खर्च करके वे वस्तु एवं सेवा खरीदते हैं। देश के कुछ उत्पादन से हम समाज की आय का अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए हम प्रति व्यक्ति जीडीपी और जीएनपी को एक सूचक मानते हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी और जीएनपी एक औसत है जो देश या क्षेत्र के कुल उत्पादन में जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। तालिका 17.2 में अवलोकन करें। चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013 और 14 के अनुसार। राज्य हैं महाराष्ट्र, प्रति व्यक्ति आय 1,14,392 रुपये। वही केरल में प्रति व्यक्ति आय है 1,03,820 रुपये। और देखें बिहार में जब देखते हैं महाराष्ट्र और केरल की अपेक्षा इसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, आधे से भी कम है। यहाँ बिहार में 31,199 रुपये मात्र प्रति व्यक्ति आय दर्ज है। तालिका 17.2 महाराष्ट्र, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। आय से हमारा आशय राज्य के घरेलू उत्पाद से है। हम पिछली कक्षा से याद करने की कोशिश करें कि सफल घरेलू उत्पाद का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है उस राज्य के किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। इसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम है।
इसका अर्थ है कि औसत महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष में 1,14,392 रुपये की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि बिहार में औसत प्रति व्यक्ति के लिए केवल 31,199 रुपये की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हैं। इस सूचक से हम राज्यों की तुलना कर सकते हैं एवं समय के साथ इनकी प्रगति का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इस डायग्राम में देखें आप, पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय दिल्ली और बिहार की तुलना करते हैं डॉलर में। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय डॉलर में 17,283 रुपये और बिहार में यदि तुलना करें तो दिल्ली की अपेक्षा 1,948 रुपये मात्र होता है। अर्थात दिल्ली की जो जनसंख्या है उसके जो लोगों की आय है ये बिहार के लोगों की आय से काफ़ी अधिक है। औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह आय के वितरण की असमानताएं छुपा देती है। मान लीजिए कि एक समूह के 5 लोग हैं जिनकी आय अलग अलग है। हम यह जानना चाहते हैं कि 2 वर्ष के बाद इस समूह की आय में क्या परिवर्तन हुआ। इसे तालिका के माध्यम से समझते हैं। वर्ष 2010 और 2012 व्यक्ति हैं A, B, C, D, E 5 व्यक्ति हैं। 2010 में व्यक्ति A का आय 2000 और 2012 में 2000 ही रहा। B का देखते हैं, 2010 में उसकी आय 4000 थी, 2012 में 8000 हो गई। C 2010 5000 और 2012 में 6000 हो गई। D व्यक्ति का 2010 में 6000 थी और 2012 में भी 6000 ही है। E व्यक्ति के देखें तो उसकी आय 2010 में 3000 थी और 2012 में 8000 हो गया। इस तरह से 2010 में कुल आय इन 5 व्यक्तियों का 20,000 और 2012 में 30,000। प्रति व्यक्ति औसत आय यदि देखें तो 2010 में प्रति व्यक्ति 4,000 औसत आय निकलता है और 2012 में देखें तो 6,000। इस समूह में विकास दिखाई दे रहा है, परंतु सभी लोगों की आय में वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक ओर B, C और E की आय में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर A और D की आय स्थिर है। अतः औसत आय को विकास के मापन का सूचक मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति के आय के वितरण को भी देखना जरूरी है। इससे पता चलता है कि सभी लोगों को विकास का मौका मिलता है या यह विकास कुछ लोगों तक ही सीमित है। इस प्रकार उपभोग व्यय भी विकास को मापने का एक प्रमुख संकेतक है, क्योंकि इससे लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए खर्च की जानकारी मिलती है। अलग अलग वर्गों द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है, सरकार इसकी जानकारी सर्वे द्वारा प्राप्त करती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई भी समूह उपभोग पर कितना व्यय कर रहा है। जो उपभोग पर जितना अधिक व्यय करता है वह आर्थिक रूप से उतना ही अधिक समृद्ध माना जाता है। उपभोग व्यय से समाज में आय के वितरण का पता चलता है। उपभोग के प्रकार: पहला, उत्पादक उपभोग और अंतिम उपभोग। दूसरा, प्रत्यक्ष उपभोग और अप्रत्यक्ष उपभोग। तीसरा, वर्तमान उपभोग तथा भावी उपभोग। और चौथा है शीघ्र उपभोग तथा मंद उपभोग। व्यक्ति के उपभोग अर्थात खरीदने की प्रवृत्ति से पता चलता है कि उसकी इनकम कितनी है, उसकी आय कितनी है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा वह उतना ही ज़्यादा खरीदी करेगा। अधिक आय वाले लोग अधिक महंगी सुविधाएं अपने लिए खरीदते हैं। भारत के ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय का अवलोकन करें। कृषक अपने उपभोग पर कुल 1,436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है। इसी प्रकार ग्रामीण वेतन भोगियों का
प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कुल उपभोग व्यय 2002 रुपये है। इसी क्षेत्र में आकस्मिक मजदूरों का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1159 रुपये है। इस तरह से इस तालिका के अनुसार आकस्मिक मजदूरों का कुल उपभोग व्यय सबसे कम है। इसका कारण यह है कि इन लोगों को नियमित काम नहीं मिल पाता है और मजदूरों की दर भी कम रहती है। इस कारण इनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि विकास का लक्ष्य सार्वजनिक हित को सामने रखकर किया जाता है तो उनके जीवन स्तर पर प्रभाव दिखाई देगा। इस तरह इस तालिका में हम देख सकते हैं कृषक 1436 रुपये प्रति व्यक्ति, वेतनभोगी 2002 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आय, आकस्मिक खेत मजदूर 1159 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। आइए इस पिरामिड के माध्यम से भारत के आय के आंकड़े दर्शाए हैं, इसे समझते हैं। यहाँ सबसे नीचे स्तर में देखेंगे तो 1350 लाख परिवार हैं और इन परिवारों का प्रति व्यक्ति आय है 1,50,000 से कम। इसे थोड़ा ऊपर चलते हैं तो आता है 710 लाख परिवार। 710 लाख परिवार की प्रति व्यक्ति आय 1,50,000 से 3,40,000 के बीच। इससे ऊपर जाते हैं तो 310 लाख परिवार आते हैं और 310 लाख परिवारों का प्रति व्यक्ति आय है 3,40,000 से 17 लाख के बीच। और सबसे टॉप में जाते हैं तो यहाँ पर दिखता है 30 लाख परिवार मात्र और इसकी जो आय है वे 17 लाख से अधिक है। इस प्रकार से भारत में हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उतनी कम इनकम है और इसी तरह स्तर धीरे धीरे उठता है और एक सबसे उच्च श्रेणी के जो कम लोग हैं उसकी आय सबसे अधिक है। शिक्षा के अन्य सूचक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था का समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है एवं सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है, वहाँ बाल मजदूरी की प्रथा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध करने में कुछ अधिक समर्थ हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर रोगों से बचाव किया जा सकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता एवं इसका प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता जिन्हें इनका लाभ मिलता है, वरन समाज के अन्य सदस्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होने से उनकी प्रतिभा का विकास तो होता है, साथ ही समाज में बालिकाओं एवं महिलाओं को अपनी बात रखने के मौके मिलते हैं। समाज में महिलाओं की बात को सुनने का वातावरण उत्पन्न होने से उसकी भूमिका बदलती है। पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर स्वास्थ्य के निर्धारण हेतु अनिवार्य तत्व है। जिन देशों में इन सेवाओं की समुचित व्यवस्था है उन देशों का विकास तेजी से हो रहा है। मानव विकास सूचकांक। विकास को मापने के लिए आय के स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु समग्र विकास को मापने के लिए यह मापदंड पर्याप्त नहीं है। हमें अन्य मापदंडों के बारे में भी विचार करना होगा। इसकी सूची लंबी हो सकती है, पर हमें कुछ चुने हुए मापदंडों को लेना होगा। पिछले लगभग 2 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सूचकों को राष्ट्रीय आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास की माप के लिए प्रयोग किए जाने लगा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में भी विभिन्न देश की तुलना उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर
की जाती है। जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है। जीवन प्रत्याशा इसकी गणना किस मानदंड की किस समूह का चयन किया जाता है पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। यह एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। समग्र विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। साक्षरता दर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताती है। यदि हम सबके लिए स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी में यह साक्षरता दर बढ़ती हुई नजर आएगी। 5 वर्ष तक की उम्र मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास होता है। यदि इस अवधि में बच्चा कुपोषित होता है तो उसका प्रभाव जीवन भर पड़ने की संभावना बनी रहती है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन जीने का मौका दें। बच्चों में कुपोषण को 2 रूपों में मापा जा सकता है: उम्र के अनुसार ऊंचाई तथा उम्र के अनुसार वजन। बच्चों में ऊंचाई तथा वजन का स्तर यदि एक सीमा से कम है तो वे बच्चे कुपोषित कहलाएंगे। इस बात की बेहतर जानकारी आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पता कर सकते हैं। भारत व पड़ोसी देशों के चयनित मानव विकास सूचक वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार देश आप देखेंगे नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका। जीवन प्रत्याशा देखें वर्ष में नेपाल की औसत व्यक्ति की जीवन आयु है 69 साल, वहीं भारत में मात्र 65 साल। चीन में प्रति व्यक्ति औसत जीवन प्रत्याशा है 73 साल और श्रीलंका में 75 साल। इस प्रकार से यदि वर्षों में हम देखें तो सबसे कम भारतवर्ष की जीवन प्रत्याशा है। साक्षरता दर देखें प्रतिशत में, नेपाल में साक्षरता प्रतिशत है 59%, भारत में 63%, चीन में 98% और श्रीलंका में 91%। भारत में साक्षरता दर भी कम। 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में कुपोषण का स्तर उम्र के अनुसार कम ऊंचाई वाले बच्चे, नेपाल में 49% बच्चे, भारत में 48% बच्चे, चीन में मात्र 10% और श्रीलंका में 17%। उम्र के अनुसार कम वजन प्रतिशत में देखें तो नेपाल के बच्चों में 39% के बच्चे कम वजन के हैं, भारत में 43% और चीन में 4% और श्रीलंका में 21%। इस प्रकार से 2010 की जनगणना के आधार पर भारत की स्थिति सभी देशों में कमज़ोर है। मानव विकास की दृष्टि से हमें आय व अन्य लक्ष्यों को समग्र रूप से देखना चाहिए। इसी नज़रिए से हमने मानव विकास के सूचकों को समझा है। विकास का प्रभाव मानव जीवन पर झलकना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक इसके सबसे अहम पहलू हैं। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं। देशों की अलग अलग मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखते हैं, यानी $1 कितने रुपए के बराबर होगा या कितने युआन या कितने नेपाली रुपये के बराबर होगा। मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति के पास $100 है और वह व्यक्ति भारत आता है तो उसके पास कितने रुपये होंगे? $1 बराबर 65 रुपया बाज़ार भाव के अनुसार उसके पास लगभग 6,500 रुपये होंगे। परंतु यहाँ हम बाज़ार भाव का उपयोग नहीं करते। यदि बाज़ार भाव नहीं लेते तो डॉलर और रुपये में अनुपात कैसे निकाला जा सकता है? विभिन्न देशों के सर्वेक्षणों के आंकड़ों द्वारा यह पता करते हैं कि $1 की समान मात्रा में कितनी वस्तु और सेवा खरीदी जा सकती है। उपयुक्त उदाहरण में मान लीजिए कि एक व्यक्ति $100 खर्च करके अमेरिका में कुछ वस्तुएं खरीदता है। जब वह भारत आता है तो उसे मात्राओं में वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे कितने पैसे
खर्च करने होंगे। मान लीजिए उस व्यक्ति के भारत में उसी सामान के लिए 3,500 रुपये खर्च किए, यानी $1 ₹35 के बराबर हुए। ऐसा करने से क्रय व्यक्ति बराबर रखी जा सकती है। आय की तुलना इसी अनुसार से ही की जाती है ताकि क्रय शक्ति समानता बनी रहे। ये है अमेरिकन मुद्रा $1। आइए भारतीय मुद्रा अर्थात रुपये और अमेरिकी मुद्रा अर्थात डॉलर में तुलना करें। 1917 में भारत का ₹1 अमेरिका के $13 के बराबर था, अर्थात उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। वहीं पर देखते हैं 1951, यहाँ पर भारत का ₹4 अमेरिका के $1 के बराबर हो गई। 1991 में भारत का ₹17.90 अमेरिका के $1 के बराबर थी, अर्थात रुपया का स्तर और भी नीचे गिरता गया विश्व व्यापार में। और अभी वर्तमान में देखते हैं तो भारत की जो मुद्रा है वह ₹73 प्रति $1, अमेरिका का $1 और भारत का ₹73 के बराबर हो चुका है। सार्वजनिक सुविधाएं। केवल निजी आय से ही हम अपने बेहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं नहीं खरीद सकते। जैसे अपनी आय से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, इसके लिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। पैसा भी हमें संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता, इस हेतु स्वास्थ्य वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है ताकि बीमारियों के फैलाव से बचा जा सके। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पृथक पृथक सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए जा सकते हैं, परंतु एक सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार हमें कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल की सार्वजनिक उपलब्धता से सभी लोगों को फायदा होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था से लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं कम कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं। इससे कुपोषण का स्तर कम होता है। राज्य सरकार ने पाठशालाएं शुरू की और निःशुल्क अथवा कम लागत पर शिक्षा सुनिश्चित किया। धीरे धीरे इन विद्यालयों में शिक्षकों, कक्षाओं, शौचालय तथा पीने के पानी आदि की सुविधाएं दी गई हैं।